नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पहले भी पढ़े थे। आज फिर से उसके अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं, क्यों प्रकार इसके प्रबंधन की आवश्यकता है एवं कैसे इसे प्रबंधित किया जा सकता है। इसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 3R 5R की चर्चा की थी। आपको याद है 3R या 5R क्या है, बता सकते हैं? तो चलिए रिकॉल करते हैं कि ये 5R क्या है। तो कहीं कहीं आपको 3R मिलेंगे, कहीं 5R और तो 6R। यानी कहने का मतलब कि जितने R हम लोग संसाधनों के प्रबंधन में जोड़ सकते हैं उतने R जोड़े। सिर्फ जोड़े ही नहीं, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें। जैसे R से आपको रिफ्यूज होगा, रीयूज होगा, रिसाइकिल हो सकता है, रिपर्पोज हो सकता है। ऐसे ही कुछ और R को आप सोच सकते हैं। तो रिसाइकिल, किसी भी मटेरियल का रिसाइकिल किया जा सकता है। यानी कूड़े में फेंकने से पहले ये हम सोचें कि क्या इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। तो अगर रिसाइकिल किया जा सकता है तो उसे वैसे स्थान पे जाकर हम लोग उसे पहुंचाएं ताकि उसका रिसाइकलिंग आसान हो। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल जनरली या तो हम लोगों को क्यों रखा जाता है, ऑफ़र दिया जाता है कि आप इसमें बेच दें और नए में इतना आपको कम मिलेगा। ये एक रिसाइकलिंग का बेहतर उदाहरण है। साथ ही साथ आपको अगर दुकान से भी ख़रीदते हैं तो वहाँ बने होते हैं कि आप अपने पुराने मोबाइल यहाँ डालें। तो ऐसे जगहों पर अगर हम इधर उधर फेंकने से अच्छा या कूड़े वाले को देने से अच्छा है कि ऐसी जगहों पर अपने मटेरियल को पहुँचाएँ ताकि उसकी रिसाइकलिंग हो जा सके। दूसरा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी कि जैसे दूध के पैकेट हैं। अभी हम लोगों की ज़िंदगी क्या है, हम लोग गायों के दूहे हुए दूध को घर पे कोई गाय पालता नहीं है शहर में, तो हम लोग पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो पैकेट को जनरली क्या करता है, पैकेट से लोग दूध निकालते हैं और इसे सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं और डस्टबिन से फिर वो एक बड़ा कचरा उत्पन्न करने का कारण होता है। अगर इन पैकेट्स को हम एकत्रित करके और जो कूड़ा हमारे यहाँ से लेता है, जैसे पेपर वाले, रद्दी वाले जो होते हैं, वो ऐसे पैकेट्स को खरीदते हैं और उस पैकेट्स का जहाँ रिसाइकलिंग हो सकता है वहाँ वो पहुँचाते हैं। तो अगर ऐसी छोटी छोटी आदतें हम लोग रिसाइकलिंग के लिए अपनाएंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है एक R में रिफ्यूज़ की। तो बहुत ऐसी चीज़ों को हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं, खास करके प्लास्टिक के पैकेट्स लेने में। अगर हम लोग अपने घर से थैली ले जाएं तो हम लोग सब्जी मंडी में प्लास्टिक की थैली को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े दुकानों में जब हम कपड़े या बहुत सारे सामान, जूते चप्पल खरीदते हैं तो वहाँ वो लोग बिल काटने के पहले पूछते हैं कि आपको क्या बैग भी लेना है, चाहे वो पेपर बैग हो या पॉलीथीन का बैग हो। दोनों तो हमारी प्रकृति को नुकसान ही कर सकते हैं। ठीक है, पेपर बैग आपको बायोडिग्रेडेबल है, पर उन पेपर बैग को बनाने के लिए पेड़ तो कट ही रहे हैं ना। तो अगर हम रिफ्यूज़ करेंगे उसे लेने के लिए तो हमारा पॉकेट तो बचेगा ही, साथ साथ पर्यावरण भी बचेगा। तो ऐसे विभिन्न आरों का हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके पर्यावरण को, वातावरण को और संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि संसाधन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो बच्चों, चलते हैं और देखते हैं कि संसाधनों को क्यों प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इसको कुछ बिंदुओं से समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित विकास के लिए। अब यहाँ आपको समझना होगा कि ये संपोषित विकास क्या है। इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो संपोषित विकास का मतलब वही होता है कि ऐसा डेवलपमेंट, विकास तो हमें चाहिए, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है
तो बिना विकास किए हम जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं उसे बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकास ऐसा चाहिए जिससे हमारे संसाधन सुरक्षित रहें, पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो हमारे संसाधनों को और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। ऐसे विकास को ही संपोषित विकास कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? संपोषित विकास के लिए। दूसरा क्या है? विविधता को बचाने के लिए। अब यहाँ विविधता से आपका मतलब क्या है? विविधता, हमारी ज़िंदगी में रहते हैं तो हमारे रहने सहने का अलग अलग तरीका, ये तो विविधता है ही, पर यहाँ विविधता से मतलब है जैव विविधता, कि कैसे प्राकृतिक संसाधन अगर सुरक्षित रहेंगे तो जैव विविधता भी बनी रहेगी। विभिन्न तरह के पौधे जीवित रहेंगे, विभिन्न तरह के जीव जंतु जीवित रहेंगे और पूरा का पूरा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। देखते हैं अगले बिंदु को। पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र, पहले ही पर्यावरण मैंने पढ़ाया है तो उसमें पारिस्थितिक तंत्र की हम लोग चर्चा किए थे कि जैविक और अजैविक घटक। तो अगर हम लोग संसाधनों का दोहन करते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, उसके जैविक और अजैविक घटक प्रभावित होते हैं। तो उसको संतुलित बनाए रखने के लिए भी संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों में कौन ऐसे हैं जो दूषित हो सकते हैं? दूषित हो सकती है वायु, दूषित हो सकते हैं जल, दूषित हो सकती है मिट्टी। अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं किए, जैसे वनों की ही कटाई किए, तो क्या होगा? मिट्टी का वन नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी का अपरदन होगा। मिट्टी का अपरदन होगा तो मिट्टी धुल करके जल में जाएंगे, तो मिट्टी भी खत्म होगी, जल भी खत्म होंगे। और संसाधनों को अगर हम ज़्यादा जलाएंगे तो वायु भी प्रदूषित होगा। तो हर प्रकृति में मौजूद हर चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में उचित वितरण और शोषण से बचाना। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें समझना होगा कि ये प्राकृतिक संसाधन किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। कोई खास वर्ग ही सिर्फ ये प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल ना करे और कुछ वर्ग, वंचित वर्ग जिसे आप कह सकते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उपलब्ध ना हो। तो ये प्रबंधन भी आवश्यक है ताकि हर वर्ग को उचित मात्रा में मिल सके, सब वर्ग तक पहुंच सके। तो ये हर व्यक्ति को समझने की भी आवश्यकता है कि ये प्रकृति में जो मौजूद संसाधन हैं, जो सामान हैं, वो सब तक पहुंचना चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम। और इसीलिए प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि हर के लिए ये उपलब्ध हो। बच्चों, ये तो हम लोग प्रबंधन को समझे थे। अब आते हैं कि ये संसाधनों का दोहन या कह सकते हैं कि दुरुपयोग कैसे होता है। ये क्यों प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोहन हो रहा है, तो दोहन कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को हम लोग उपयोग में कर रहे हैं। तो सबसे एक पॉइंट जो आपको दिया हुआ है कि जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति से इनका ह्रास होने लगता है। इससे क्या होता है कि हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। अंधाधुंध उपयोग क्यों हो रहा है? तो एक तो हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, दूसरा अंधाधुंध उपयोग में और क्या है, हमारी जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, पर उस अनुपात में हमारे संसाधन तो नहीं बढ़ रहे हैं। संसाधन तो सीमित हैं और हम अपने उपयोग के लिए अंधाधुंध उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अंधाधुंध उपयोग में दो महत्वपूर्ण कारण, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि हम आधुनिक बन रहे हैं, दूसरा हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। जब हम खुदाई से प्राप्त धातु का निष्कर्षण करते हैं तो साथ ही साथ बहुत सारे अपशिष्ट भी निकलते हैं और जिनका निपटारा नहीं करने पर पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिसके कारण बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है।
यानी संसाधनों के दोहन में ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम धातु के निष्कर्षण को करने के लिए, मान लीजिए हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, आज पता चला कि वहाँ कोई उस ज़मीन के नीचे धातु है, तो क्या मान लीजिए वहाँ जंगल ही है, उन जंगलों को नष्ट किया जाएगा और उसके दोहन के लिए, धातु के निष्कर्षण के लिए निकाला जाएगा। तो धातु का तो निष्कर्षण होगा ही, मिट्टी की तो खुदाई होगी, साथ साथ क्या है, उस धातु के निष्कर्षण में और उसकी सफाई करने में जो अपशिष्ट निकलते हैं, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और पर्यावरण प्रदूषित होता है तो क्या है, हमारे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो प्रभावित होते हैं और उनका जो उनकी जो मात्रा है वो भी प्रभावित होती है और वो घटती है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली पीढ़ियों के भी हैं। ये वर्तमान पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संसाधन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। यानी जैसे हम घर में खाना खाते हैं तो 4 आदमी अगर रहते हैं और अगर वो कोई, हमको बहुत पसंद है वो खाना, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि ये खाना बाकी लोगों को भी पसंद है, ये आइटम जो आज मम्मी बनाई है, तो हम लोग उसी मात्रा में लेते हैं ताकि हर कोई को मिल सके, घर के हर सदस्य को। हो सकता है किसी को ज़्यादा पसंद है तो उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है, पर किसी को एकदम ना मिले, ये जैसे हम लोग घर में तय करते हैं, उसी तरीके से इन प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में हमें समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी है। तो हमें इन संसाधनों को बचाना होगा ताकि भावी पीढ़ियां भी इस्तेमाल इसका कर सकें, उसे देख सकें, समझ सकें। ये ना हो कि सिर्फ वो किताबों के पन्ने में पढ़ें कि ऐसी लकड़ियाँ होती थी, ऐसे कोयले होते थे, कोयले का ये उपयोग होता था, बशर्ते कि भावी पीढ़ियाँ ऐसे संसाधनों को करीब से देख सकें और उपयोग कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है भावी पीढ़ियों के लिए हर संसाधन को बचाना। उसी एक संसाधन में हमारी नदियाँ भी हैं बच्चों, और उसी के अंतर्गत बहुत पहले आया था गंगा कार्य परियोजना। गंगा और यमुना में हमारे देश में 2 बहुत बड़ी नदियां हैं, और अगर आप पढ़ते होंगे तो कहा जाता, जैसे यमुना नदी कहा जाता है कि भी दिल्ली के आसपास वो मृत हो गई हैं। आप समझते हैं कि ये कोई नदी मृत, एक तो पानी को हम लोग मानते हैं कि पानी तो अजायब घटक पढ़े हैं, अभी ही पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा कि ये अजायब घटक हैं, पर पानी में भी जीवन होता है। क्योंकि जब एक तालाब की हम लोग बात करते हैं या नदियों की बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें घुलित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु और पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन का भी उपयोग करेंगे, और वो पौधे उसमें ऑक्सीजन को, मात्रा को बनाए रखते हैं। जब नदियों के पानी में उसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और वो मात्रा कम होने से क्या होता है कि वो पानी किसी भी जीव के लिए बचे रहने की उम्मीद नहीं होती है, बच नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वैसे पानी में होता क्या है कि जीव जंतु मरने लगते हैं। इसीलिए दिल्ली के आसपास की यमुना का पानी को कहा जाता है कि ये पानी मृत हो गए। उसमें जो सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो निश्चित जो पदार्थों की मात्रा, गैसों की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है। गंदगी ज़्यादा रहने से उसमें जीव सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नदी मृत हो गई। तो गंगा को बचाने के लिए इसीलिए गंगा कार्य परियोजना को लाया गया। देखते हैं वो गंगा कार्य परियोजना क्या है। गंगा कार्य परियोजना, तो गंगा को भी क्योंकि गंगा एक जीवित रखने की ही नदी नहीं है, इससे हमारे बहुत सारे संसाधनों की पूर्ति होती है, साथ साथ हम लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है इससे। तो गंगा को साफ करने के लिए यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया। और जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि क्यों ये गंगा कार्य परियोजना लाया गया, तो इसके जल की क्वालिटी में सुधार करने के लिए, और दूसरा इसके जल के स्तर को बनाए रखने के लिए। क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख क्या पा रहे हैं
कि गंगा नदी तो बची है पर उसमें पानी है ही नहीं। तो जल स्तर को सुधारने के लिए और उसके जल की क्वालिटी को सुधारने के लिए गंगा कार्य परियोजना को लाया गया है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि गंगा कार्य परियोजना क्या है। 1 मार्क्स MCQ में पूछा जाता है गंगा कार्य परियोजना कब से शुरू हुई। तो इन ऐसे 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण है, तो 2 ही लाइन का पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है इसी प्राकृतिक संसाधन में बच्चों एक वन एवं वन्य जीव हैं। तो वन एवं वन्य जीव, वन या जंगल या फॉरेस्ट जो कहिए आप, तो वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, हॉट स्पॉट हम लोग अक्सर सुनते हैं नाम कि ये हॉट स्पॉट है। जैसे कहते हैं ये युवाओं का हॉट स्पॉट है या ये चोरों का हॉट स्पॉट है। हम लोग सुनते हैं ना कि अरे यहाँ चोरी बहुत है तो उसका पूरा हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? विशिष्ट स्थल, मतलब ऐसे लोग वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसी तरह वन जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, विशिष्ट स्थल है। अब विशिष्ट स्थल या हॉट स्पॉट का मतलब क्या है बच्चों? तो ये तो हम लोग समझ गए कि वहाँ जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता हम लोग समझे कि विविध प्रकार के जीवन, चाहे वो पौधों का जीवन हो या जंतुओं का जीवन हो, दोनों का मिश्रित जगह जैव विविधता कहलाता है। अब आगे देखते हैं हॉट स्पॉट के बाद। वास्तव में केवल वन ही एक ऐसा स्थल है जिसे जैव विविधता का तप्त स्थल या कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट कहा जा सकता है, क्योंकि वनों में जैव विविधता के अनेकों उदाहरण संरक्षित हैं। क्यों ये हॉट स्पॉट है? क्योंकि ये उन्हें पोषण प्रदान करता है, उन्हें सुरक्षा देता है, उनका बहुत सारे जीवों का वो कह सकते हैं रहने का स्थल प्रदान करता है। अब जैसे चिड़िया रहती है तो बहुत सारे पेड़ है उसमें घोंसले बना के रहते हैं। बहुत सारे जीवों के खाने की वस्तुएं पदार्थ वहाँ उपलब्ध रहते हैं। किसी के भी जीने के लिए 2 तो आवश्यक चीज़ है ना, वायु चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो वन ये सारे चीज़ उपलब्ध कराते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या है। ये उस स्थल के सभी प्राणी जगत और वनस्पति जगत को न केवल प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करते हैं अपितु वन उनके वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्रदान करते हैं। तो बच्चों मैंने अभी यही कहा था कि सिर्फ उनके लिए भोजन, पानी, वायु सभी प्रदान करते हैं, उनके घर का इंतजाम करते हैं। तो इसीलिए ये सारे जीव जंतु वन में सुरक्षित और विकसित होते हैं। उन्हें भय नहीं रहता है कि यहाँ मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अपने तरीके से स्वच्छंदता से वो सारे जीव जंतु वहाँ रह सकते हैं। जैव विविधता का देखिए यहाँ परिभाषा भी दिया हुआ है। जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या। विविध मतलब बहुत सारे विभिन्न स्पीसीज को यहाँ सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं प्रकार। और वो प्रकार किसके किसके हो सकते हैं? पुष्पी पादप, सिंपल पौधे, पक्षी, कीड़े, सरीसृप, जीवाणु, कवक इत्यादि। यानी हर तरह के पौधे, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, रेप्टाइल्स, सांप वाले वर्ग के पक्षी, बंदर जैसे जीव सारे जहाँ मौजूद हों, एक ही साथ रहते हों, इस तरह के विशेष स्थल को जैव विविधता या ऐसे जगह को जैव विविधता के स्थल कहे जाते हैं। तो बच्चों जैव विविधता को समझ गए, बायोडाइवर्सिटी इसे कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये जैव विविधता नष्ट कैसे हो रही है, क्या क्या नष्ट कैसे हो रही है तो बाद में पढ़ेंगे। पहले जैव विविधता के नष्ट होने से क्या, अगर ये नष्ट होता है, ये बर्बाद होते हैं, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। बच्चों हम लोगों ने जब पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ा था तो वहाँ भी देखे थे कि हर एक पोषी स्तर पर किसी एक पोषी स्तर को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है। तो वहाँ भी तो जैव विविधता ही थी एक खाद्य श्रृंखला में।
तो कैसे नष्ट होने का क्या परिणाम आएगा, उसे हम लोग अब पढ़ते और देखते हैं कि क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। यानी जैव विविधता अगर खत्म होती है तो ऐसे जितने तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं वो नष्ट हो सकते हैं। जैसे बड़े झील, अगर हम अभी बिहार की ही बात करें तो उसका बिहार में आपको बेगूसराय में कांवर झील है, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उड़ीसा में एक चिल्का झील का आप लोगों ने नाम सुना है, जिसे जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। चिल्का झील भी मृतप्राय हो गया। तो ये झील, ये बड़े बड़े तालाब जो हैं, ये कैसे नष्ट हो गए? क्योंकि उनकी जैव विविधता, उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो इसके कारण वो पूरा का पूरा झील, जो उस आसपास के रहने वाले विभिन्न जीव, इवन मनुष्य भी उसमें आते हैं, उन सब के लिए वो एक जीवित होने का बड़ा कारण था। और ऐसे कई पशु पक्षी और पौधे उसके नष्ट होने से वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव घटक उस पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन प्रदान करते हैं। हम लोगों ने जब पारिस्थितिक तंत्र बच्चों पढ़ा था तो उसमें बताया ही था कि जैविक और अजैविक घटक में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब जैविक घटक नष्ट होते हैं तो वहीं की मिट्टी और वायु में नष्ट होकर के उसी वातावरण में वो मिश्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि पटना में मरने वाले लोगों के वो पटना की ही मिट्टी में मिक्स होंगे ना जब उन्हें दफनाया जाएगा तो, या पटना के पेड़ पौधे की जो पत्तियां गिरती है वो मिट्टी में मिलकर के सड़गल करके यहीं मिश्र होंगी, तो पटना की मिट्टी अच्छी होगी, कहीं और की मिट्टी तो अच्छी नहीं होगी। ये तो सिंपल सी बात है। इसलिए वो पारिस्थितिक तंत्र, तो यहाँ की मिट्टी अच्छी होगी तो फिर क्या है, नए पौधे अच्छे निकलेंगे। उस नए पौधे से फिर आम आदमी को या जीव जंतु जो उनको खाते हैं उनको सुविधा मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये सड़ना गलना और मिक्स होना बंद हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैव और अजैव घटक दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैव घटक भी अजैव घटक को बनाए रखने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ही ये जैव विविधता नष्ट होती है तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है और धीरे धीरे क्या होता है, यह नष्ट होता है। तो जैव विविधता नष्ट होगी, पोषी स्तर नष्ट होंगे तो आहार श्रृंखला नष्ट होगी, आहार श्रृंखला नष्ट होगी तो धीरे धीरे वो पारिस्थितिक तंत्र खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। ऐसे कई तालाब और झील खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक शब्द यहाँ है दावेदार। ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी पढ़ते और सुनते हैं कि इस कलम का दावेदार कौन है, इस घर का दावेदार कौन है, इस गाड़ी का दावेदार कौन है। यानी दावेदार का मतलब है कि वो चीज़ जिससे वो व्यक्ति उसको उपयोग में ला रहा है, यानी उसकी सुरक्षा भी कर रहा है और साथ साथ उसका उपयोग भी कर रहा है। ऐसे चीज़ को हम दावेदार कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि दावेदार की भी एक परिभाषा है। देखिए क्या है परिभाषा। ऐसे लोग जिनका जीवन किसी चीज़ पर निर्भर करता है वे उसके दावेदार होते हैं। यानी जिससे उसका जीवन और उसका कार्य, जैसे आप गाड़ी रखते हैं तो आपका क्या होता है, अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप रखते हैं, जो भी जिस तरह की गाड़ी रखते हैं, तो उससे क्या है, जो व्यक्ति रखे हुए उसी का जीवन आसान होता है, अपने कार्यस्थल पर जल्दी पहुंचता है, उसका समय बचता है। और तो क्या है, उसका समय बचा, उसका जीवन और कार्य दोनों उसके व्हीकल रखने से प्रभावित होता है। तो उस कार का दावेदार या गाड़ी का दावेदार कौन हुआ? वो व्यक्ति जो उसे खरीदता है, जिसका जीवन उससे प्रभावित हो रहा है, कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इसे ही दावेदार बायोलॉजी में भी कहते हैं, जैसे आम भाषा में हम समझते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा वन और वन्य जीव। तो हम देखते हैं कि वनों से
यानी जिनका जीवन और कार्य प्रभावित हो रहा है वही उसके दावेदार भी होंगे। तो देखते हैं इसके कौन कौन से दावेदार हैं। तो वनों के दावेदार हैं स्थानीय लोग, यानी उस वन जो भी जहाँ भी वन है उसके आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाए? स्थानीय लोग कहलाए। वो कैसे उसके दावेदार हुए? वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। जैसे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र जो वनों में ही, आदिवासी लोग वनों में ही रहते हैं, अपने भोजन, अपने ऊर्जा के लिए, कहने का मतलब खाना पकाने के लिए, ईंधन के लिए, भोजन के लिए, अपनी झोपड़ियों के लिए उन पे निर्भर रहते हैं। तो ये स्थानीय लोग उस वन के एक दावेदार हुए। आगे देखते हैं और कौन दावेदार है। सरकार और वन विभाग। सरकार और वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, जिसके अधीन जो आ रहा है वो उसका क्योंकि उनके पास उनका स्वामित्व है, वह है, उनके देख रेख की जिम्मेवारी उन पे है। सरकार किनको सौंपती है जिम्मेवारी? तो वन विभाग को सौंपती है। वन विभाग में भी कुछ व्यक्ति नियुक्त होते हैं वनों को देखने के लिए। तो सरकार और वन विभाग क्योंकि उनके पास उनके स्वामित्व का है, वो उसके कह सकते हैं ऑनर हैं। ऑनर इस्तेमाल करने के लिए नहीं, उसके रख रखाव के लिए। तो सरकार भी एक तरीके से तो उस वन में, मान लीजिए उस वन में लकड़ियाँ, वनों को लगाने के लिए भी सरकार दावेदार है और उस वन की सूखी लकड़ियों के लिए, वनों के इस्तेमाल के लिए भी दावेदार है। सरकार उसका कैसे इस्तेमाल करेगी ये सरकार सोच सकती है। तो एक दावेदार के रूप में सरकार और वन विभाग भी है। अब और कौन है दावेदार? वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसायी। तो जो वन उत्पादों पर, ऐसे व्यवसायी जो वन के उत्पादन पर ही, लकड़ियों पर, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो वनों पे निर्भर हैं। तो ऐसे सारे व्यवसायी वो उसके दावेदार हुए। जैसे बीड़ी बनाने वाला उद्योग, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, कागज़ मिल, फर्नीचर के उत्पाद, तो और कई ऐसे और उद्योग धंधे हैं जो इन पे आश्रित हैं। जैसे रबर है, सिल्क उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। ऐसे जोड़िएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे उद्योग निकल आएंगे जो वनों पे आश्रित हैं। तो ये सारे व्यवसायी वनों के दावेदार हुए, क्योंकि उन वनों से उनका लाभ है, तो एक तरीके से उनका कार्य प्रभावित हो रहा है, तो उसके दावेदार हुए। और क्या कोई हैं दावेदार इसके? अब इसके जो अगले दावेदार हैं वो वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी। ये कैसे दावेदार हुए? ये वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते। ये प्रकृति को सुधारना चाहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहते हैं। ये प्रकृति प्रेमी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रकृति प्रेमी। आप इनकी लिस्ट बनाइए, देखिए कि कौन कौन से प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग फील्ड में, कोई वनों के लिए कार्य करते हैं, कोई पानी के लिए कार्य करें, कोई वायु के लिए, कोई पक्षी के लिए, अलग अलग कार्य करते हैं। तो ऐसे जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं वो भी इन वनों के दावेदार हुए। तो ये वनों के दावेदार हुए उसके इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि वो मूलभूत रूप में ये सुरक्षित रहें, इसके लिए ये प्रकृति प्रेमी लगातार कार्य करते रहते हैं। वो बात करते हैं ये प्रकृति प्रेमी स्थानीय लोगों से, सरकार से, इवन जो व्यवसायी हैं उनसे भी ये संपर्क बनाते हैं। उनके साथ लगातार मीटिंग करते रहते हैं कि कैसे वो कार्य करेंगे ताकि ये सुरक्षित रहे वन। तो ऐसे प्रकृति प्रेमी भी इसके दावेदार हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ क्या क्या पढ़ा और सीखा अभी तक? तो वनों का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कैसे इसके बुरे परिणाम मिल सकते हैं अगर प्रबंधन ना हो तो। उसके बाद वन क्या है,
जैव विविधता क्या है, वह दावेदार कौन कौन से हो सकते हैं, हॉटस्पॉट क्या है और ये कौन कौन दावेदार हैं, इन सब को प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में हम लोगों ने जाना। अब इसी प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन को अगली कक्षा में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।